ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सेकंड वीक की क्लास थर्ड है, यानी आज हम अपना वीक सेकंड ख़त्म करने वाले हैं और आज हमारे टॉपिक रहने वाले हैं एरेज, कलेक्शन और लिस्ट। तो एरे कलेक्शन और लिस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल की जाते हैं टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ एंड प्रोसेस डाटा प्रोफेशनली। इनका मकसद ये होता है कि ये एक जैसी डेटा टाइप के डेटा को जो है एक साथ कलेक्टिवली स्टोर करने के काम आते हैं। एरे डिक्लेरेशन और इंडेक्सिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। लूपिंग थ्रू द एरेज, एरेज का लूप चलाएंगे हम। टोटल एवरेज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, ये सब निकालना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन एंड लिस्ट और कलेक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा जो आउटकम निकलेगा वो कुछ ही होगा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टोर मल्टीपल रिलेटेड वैल्यूज एंड प्रोसेस देम यूजिंग लूप, एरेज एंड लिस्ट। तो आज की क्लास के बाद आप जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करना सीख लेंगे और उन्हें लूप के थ्रू प्रोसेस करना भी सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फिर पुरानी क्लासेस का कुछ रिकैप कर लेते हैं। तो पुरानी क्लासेस में हमने एडवांस मेथड्स पढ़ लिए थे एंड देन हमने जो है मेथड की हेल्प से डिवाइड कोड इनटू रीयूजेबल ब्लॉक्स, हमने ब्लॉक्स डिफरेंट रीयूजेबल ब्लॉक्स में हमने यूज़ करना शुरू किया था। देन पैरामीटर रिसीव वैल्यूज़, फिर पैरामीटर जो हमारे वो वैल्यूज़ को रिसीव करना शुरू हो गए थे। आर्ग्यूमेंट और वैल्यू पैरामीटर के अंदर डिफरेंस हमने समझा था। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग हमने पढ़ी थी थोड़ी सी, और वैलिडेशन मेथड्स हमने सीखे थे जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। और उसके साथ हमने कुछ प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस की थी जिनको हम स्टोरिंग मैनी वैल्यूज़ यूजिंग मैनी वेरिएबल्स। फिर हमने हमने ये देखा था कि हमें जब बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना हो बहुत सारे वेरिएबल्स के अंदर तो वो एक अच्छा स्केलेबल सोल्यूशन नहीं होता। तो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एरे को, जिसका बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में किया था। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आज के हमारे लर्निंग गोल क्या होने वाले हैं। आज हमारा लर्निंग गोल ये होगा कि वाई आर एरेज यूज्ड इन रियल प्रोग्राम्स में एरेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हाउ टू डिक्लेयर एरे एंड एक्सेस वैल्यूज़ यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए उन एरे की वैल्यूज़ को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू अपडेट एरे वैल्यूज़ एंड यूज़ लेंथ, और एरे की अब वैल्यूज़ को कैसे अपडेट किया जा सकता है। एरे को प्रोसेस कैसे करेंगे हम लूप और फॉर ईच और फॉर लूप के थ्रू। और हाउ टू कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज मार्क्स, टोटल और एवरेज मार्क्स निकालने के क्या तरीक़ेकार होंगे। व्हाट कलेक्शंस आर, कलेक्शंस क्या होते हैं। और लिस्ट और टी ये क्या होता है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं। और डिफरेंस क्या है एरे और लिस्ट के अंदर, ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वाई डू वी नीड एरे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही हमें क्लियर करना है कि हमें एरे की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो प्रॉब्लम हमारा क्या है, स्टोरिंग मल्टीपल रिलेटेड वैल्यूज़ विदाउट एरे। विदाउट एरे मल्टीपल वैल्यूज़ को जब हम स्टोर करना चाहते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं। इफ़ वी नीड मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट, सेपरेट वेरिएबल लुक सिंपल। अगर हमें सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स के लिए बात करनी हो तो फिर सेपरेट वेरिएबल बनाना बड़ा आसान लगता है। बट व्हाट इफ़ देर आर 50, 500 और 5000 स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 5 नहीं 50, 500 या 5000 हों तो फिर हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली उतने वेरिएबल्स ना बनाए जा सकते हैं, ना बनाना आसान है। और अगर हम कॉमन सेंस वाइज भी बात करें तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप 50,000 या 5000 वेरिएबल्स बनाएं। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस। ठीक है। और चलें सपोज़ हमने 5000 बना भी लिए, देन व्हाट इफ़ कि अगर दूसरा स्कूल उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहता है और उसके पास 5000 नहीं 10,000 है, तो देन हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल दैट। तो फिर उसके लिए हमें किसी डायनामिक अप्रोच पे जाना पड़ेगा। वी कैन नॉट एफिशिएंटली लूप, सर्च, कैलकुलेट टोटल और एवरेज यूजिंग स्कैटर्ड वेरिएबल्स। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई इन 5 वेरिएबल जो कि राइट साइड पे लिखे हुए हैं, इन 5 में से मैक्सिमम नंबर निकालें, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। फिर आपसे कहा जाए इनका एवरेज निकालें, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और इधर 5 है, फिर सपोज़ करें 5000 होंगे तो आप उनका सम कैसे करेंगे, फिर उनको डिवाइड कैसे करेंगे। एरेज ऑल दिस ग्रुपिंग सेम टाइप वैल्यूज अंडर वन वेरिएबल नेम। एरे से क्या होता है, ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है और हम सेम डेटा टाइप वाली चीज़ों को एक साथ एक ग्रुप के अंदर कंटेन करवा लेते हैं। ठीक है। अब व्हाट इज़ एन एरे, एरे क्या है और एरे की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़। एरे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ का कलेक्शन है ऑफ द सेम डेटा टाइप। उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, स्टोर्ड अंडर वन वेरिएबल नेम, और वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए जाते हैं बस। तो जैसे फॉर एग्जांपल राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको जो 80, 75, 90, 65 और 88 नज़र आ रहा है, ये हमारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं। इनकी डेटा टाइप सेम है, और क्योंकि ये मल्टीपल हैं तो इसलिए हमने इनको एक वेरिएबल मार्क्स जो जिसकी टाइप एरे ऑफ इंटीजर है उसके अंदर स्टोर कर लिया, और ये पांचों वैल्यूज़ हमारे पास वहाँ पे आ गई।
इंटीजर और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे ऑफ इंटीजर्स। ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था। एरे ऑफ इंटीजर हो सकता है, इसी तरीके से एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ डेसिमल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जितना आप इसको वास्ट करना चाहें उतना हो सकता है। मार्क्स इज दी एरे नेम, इसमें से मार्क्स जो है वो एरे का नाम है, जो कि एक वेरिएबल का भी नाम कह सकते हैं, जिसको आप आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। और इसके वही रूल हैं जो अपने क्लास 1 में डिस्कस किए थे कि वेरिएबल का नाम रखने के क्या रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ डिफरेंट नहीं होंगे रूल्स, रूल वही वाले चलेंगे। और जितनी भी हम क्लासेस ले चुके हैं वो सारी एक दूसरे के ऊपर ऐड अप होती रहेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पुरानी क्लास का है वो अब इम्प्लीमेंटेबल नहीं है इस क्लास के ऊपर। डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंटेबल है, बट उसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। वैल्यूज़ आर स्टोर्ड टुगेदर इन ऑर्डर, वैल्यूज़ को आप एक ही साथ स्टोर कर सकते हैं। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो नॉट वन, और एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है जीरो से, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसका जो एड्रेस माना जाएगा, जो उसका इंडेक्स माना जाएगा वो जीरो होगा। और जो लास्ट है तो वो दिखने में तो आपको फिफ्थ आइटम लग रहा होगा, लेकिन उसका इंडेक्स फोर होगा। अगर आप इस एग्जांपल में भी जाएंगे तो यहाँ पे 80 का मतलब जीरो है, 75 मतलब वन, 90 मतलब टू, 65 मतलब थ्री, और 88 का मतलब हुआ फोर्थ, यानी फोर्थ इंडेक्स के ऊपर है। तो नंबर ऑफ आइटम्स 5 होंगे, और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसकी एरे हमेशा टोटल लेंथ -1 कही जाएगी। तो इस एरे की टोटल लेंथ है 5 और -1, तो इसका मतलब फोर्थ इसका सबसे बड़ा इंडेक्स हुआ। फिर एरे इंडेक्स की अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में देखना चाहें तो एरे इंडेक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से बनते हैं कि एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है ज़ीरो से, और फर्स्ट वैल्यू इज़ एट इंडेक्स ज़ीरो, सेकंड वैल्यू इज़ एट इंडेक्स वन, और फिर इस तरीके से वो चलता रहता है। इंडेक्स इज़ यूज टू रीड और अपडेट अ वैल्यू, इंडेक्स जो है वो वैल्यू को रीड और अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपडेटिंग एरे वैल्यूज़, एरे की वैल्यूज़ को अपडेट करने का क्या तरीक़ेकार है, आप इस तरीके से एक एरे डिक्लेयर करेंगे और फिर उसके बाद उसे आके चेंज करवा देंगे। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। हम वी एस कोड में चलते हैं और वी एस कोड में जाकर अपनी एक एग्जांपल परफॉर्म करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी एक एरे बनाया हुआ था। ठीक है, अब सपोज़ करें कि मुझे इस वैल्यू के अंदर से इस 20 की जगह कुछ और रखवाना है। सो व्हाट आई विल डू, उसकी जगह हम ये करेंगे भाई कि हम ये कहेंगे वैल्यूज़, और यहाँ पे हम दे देंगे सेकंड इंडेक्स जो कि हमारा वन है। ठीक है, और हम उसको कहेंगे कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो 200 है। तो इस तरीके से हमने एक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को अपडेट करवा दिया, और फिर जब मुझे उसे प्रिंट करना होगा तो मैं इसे एक बार प्रिंट करता हूँ मेरे अपडेट करने से पहले, और एक बार प्रिंट करता हूँ मैं अपडेट करने के बाद। तो अब जो मेरे पास रिस्पॉन्स आने वाला है इसका, वो आएगा पहले 20 और फिर आएगा 200, क्योंकि जो दूसरा है उसके ऊपर मैं पहले ही अपनी वैल्यू को अपडेट करवा चुका हूँ। ठीक है, इतने ये प्रोग्राम रन होता है। तो हम इतने वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। बिल्कुल देखें इसी तरीके से काम किया गया। यहाँ पे एक एरे को इधर यूज़ किया, पहले प्रिंट करवा और फिर बाद में अपडेट करवा दिया। ओके, प्रोग्राम हमारा बिल्ड नहीं है, इसको एक बार हम बिल्ड कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी से प्रोग्राम बिल्ड होगा, एंड नाउ वी कैन ट्राई दिस। अच्छा, आई थिंक हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। इंडेक्स हम यहाँ पे 1 अपडेट करवा रहे हैं और चेक हम 2 कर रहे हैं, तो हमारी गलती है। हमें यहाँ पे 2 ही रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ना, मैं प्रिंट तो 2 करवा रहा हूँ लेकिन मैं चेंज 1 को कर रहा था। तो अब देखेंगे तो ये देखिए, पहले 30 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 200 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अब इसकी जो वैल्यू 30 थी उस 30 को मैंने रिप्लेस करवा दिया 20 से, और उसके बाद जब मैंने 200 से, और जब मैंने उसे दोबारा प्रिंट किया तो मेरे पास 200 प्रिंट होके आ गया। सही है, तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को जाके चेंज कर सकते हैं। यूज इंडेक्स टू सेलेक्ट पोजीशन, न्यू वैल्यू रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू। याद रखिएगा, नई वैल्यू ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, बस उस वक्त तक जब तक प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अब जब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो वापस यहाँ पे 300 हो चुका होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया और अब मैं दोबारा चलाऊँ तो आप कहेंगे 200 क्यों नहीं आ रहा। भाई वो 200 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोग्राम ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो जब वो इस लाइन पे पहुंचेगा तो वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, यानी इंडेक्स 2 के ऊपर जो है वो 30 सेट कर देगा। तो इसका मतलब जब वो प्रोग्राम यूँ एग्जीक्यूट हो रहा है तो जो ये वाला पार्ट था आपका वो ख़त्म हो गया, वापस से ये चल पड़ा है। हाँ, जब इसकी बारी आएगी तो उस वक्त फिर से ये उसे रीइनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, दिस इज़ यूजफुल व्हेन मार्क्स, प्राइसेस और स्टेटस आर करेक्टेड, और ये हमें उस वक्त काम आता है जब हमें किसी इंडेक्स वैल्यू को चेंज करवाना हो या उसे सही करना हो। ठीक है, अच्छा, फिर हम आ जाते हैं अपनी एरे की लेंथ के ऊपर। एरे की जो लेंथ है वो हमारी क्या होगी, 5 होगी, और एरे की लेंथ के लिए आप लेंथ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको निकालनी है लेंथ तो किस तरीके से निकलेगी, आप लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉलर और फिर कॉन्केटिनेशन, और इधर लिखेंगे लेंथ ऑफ एरे, वैल्यूज़ एरे, और इस तरीके से वैल्यूज़ डॉट लेंथ आप लिख देंगे तो आपको आपकी लेंथ मिल जाएगी। और लेंथ आपको क्या मिल रही है, आपकी वो मिल रही होगी यहाँ पे इस वक्त 5, क्योंकि हमने इसमें 5 वैल्यूज़ को रखा हुआ है। अब देखिए, इंडेक्स तो 4 होगा लेकिन वैल्यू 5 होगी।
बार बार स्टक हो रहा है, इसको दोबारा चला लेते हैं एक बार। ये देखें, लेंथ ऑफ वैल्यू एरे 5 आ रही है, सही है। अब अगर मैं इंडेक्स यूज़ करना चाहूँ 5 वाला, तो फिर क्या होगा, अब देखिएगा वैल्यू, और मैं अब यहाँ पे कहता हूँ कि वैल्यूज़, और मैं इंडेक्स डाल दूँ यहाँ पे 5। अब ये मेरे इस हिसाब से तो फिफ्थ इंडेक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो जब इसमें फिफ्थ इंडेक्स नहीं है ना, तो अब हमें एक एरर मिलने वाला है, वो देखिएगा आप अभी। ये देखें, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे, यानी एरे की बाउंड्स क्या है, एरे की बाउंड्स ये हैं 0 1 2 3 और 4, 0 से लेके 4 इंडेक्स की बाउंड है, ठीक है। तो आपने इस बाउंड के बाहर की वैल्यू को, इंडेक्स को रीच करने की कोशिश की, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, सही है। तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे। और अगर आप इसी तरीके से -1 करने की ट्राई करेंगे, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए -1 में भी आउटसाइड द बाउंड का मतलब ये हुआ कि आप उस 0 से बाहर जा रहे हैं, 0 से पीछे जा रहे हैं, 4 से आगे जा रहे हैं, तो फिर दोनों केसेस के अंदर आपको एरर फेस करना पड़ेगा। तो आप हमेशा इसमें सही वैल्यू पास करवाएंगे। सही वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अच्छा, अब आप कह सकते हैं भाई ये गलती भी तो हो सकती है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका फिर एक सोल्यूशन होता है ना। हमने यहाँ पे इफ एल्स हमने किस लिए पढ़ा था, इसलिए ही तो पढ़ा था हमने इफ एल्स के। इफ एल्स का तरीक़ेकार ये होगा कि वैल्यू, और आप लिखेंगे डॉट लेंथ, ठीक है, और फिर जो आप इंडेक्स पास करना चाह रहे हैं वो मस्ट बी लेसर देन आपकी इंडेक्स होना चाहिए। तो मिसाल है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं वापस, सही है। और हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं console डॉट राइट लाइन, और इधर लिखते हैं प्लीज प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ विच स्टूडेंट यू वांट टू सी, ठीक है। ये हमने एक मैसेज लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंटीजर में एक वैल्यू ले लेंगे इंडेक्स, और यूज़र से उसका इनपुट ले लेंगे, सही है। अब यूज़र इनपुट देगा, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, उस स्टूडेंट एट इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे इस तरीके से, ठीक है। स्टूडेंट एट इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स जो यूज़र देने वाला है, और क्या होगा, नेम्स के अंदर से उस इंडेक्स को उठा के प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम जब चलाएंगे ना, तो फिर क्या होगा इस केस में, वो पूछ रहा है देखें कौन सा इंडेक्स, तो मैं उसे कहता हूँ 2, तो 2 के ऊपर कौन था, सिद्रा। कैसे पता चला, 0 1 और 2, 2 पे सिद्रा का नाम था, तो वो आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा ना, तो फिर इस केस में क्या होगा, अब अगर मैं इसको कह दूं 8, तो ये तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने आउटसाइड द बाउंड कर दिया। तो फिर इसीलिए तो हमने इफ एल्स वाली कंडीशंस पढ़ी थी ना। वो इफ एल्स वाली कंडीशंस हमने क्या पढ़ी थी, वो हमारी ये थी भाई, कि हम जाएंगे इधर, और इस प्रोग्राम को, इस पार्ट को हम यहाँ से कट कर देंगे और इधर 0 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक वाइल फंक्शन बनाएंगे, और वाइल फंक्शन हमारा क्या करेगा, वो ये करेगा भाई कि इंडेक्स जो है वो, जब तक हम पहले इसको सेट कर देंगे -1, ठीक है। इंडेक्स हमारा जब तक -1 है, या हम यूँ कहेंगे इंडेक्स हमारा जब तक -1 है, उस वक्त तक हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा, सही है। इंडेक्स जब तक हमारा -1 है, उस वक्त तक ये प्रोग्राम चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इंडेक्स में इनपुट ले लेंगे किससे, यूज़र से। यूज़र ने हमें इनपुट दे दिया। अब हम ये देखेंगे कि अगर इफ़ हमारा जो इंडेक्स है, जो हमारे पास आया है, वो अगर हमारा इंडेक्स बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा या बराबर हो रहा है हमारी नेम डॉट लेंथ से, वो हमारे जो एरे है उसकी लेंथ से अगर वो बड़ा हो रहा है या बराबर भी हो रहा है, तो वो एक इनवैलिड इंडेक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवाएंगे कंसोल राइट लाइन, और उसमें लिख देंगे भाई इन वैलिड इंडेक्स, ठीक है, इनवैलिड इंडेक्स। और हमारे इंडेक्स को हम वापस से क्या करवा देंगे, इक्वल टू -1, ताकि हमारा लूप वापस चलता रहे, और फिर हम उसे ब्रेक करवाएंगे, ठीक है। हम उसे ब्रेक नहीं करवाएंगे यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब सपोज करें कि एक और कंडीशन आ गई, एल्स इफ कर दिया हमने, और हमने कहा, पता चला कि भाई इंडेक्स जो है हमारा वो लेसर इक्वल टू लेसर देन 0 आ रहा है। मतलब अगर यूजर हमें कोई ऐसा इंडेक्स दे रहा है जो कि 0 से छोटा है, मतलब जो हमारी लेंथ से बड़ा है, और जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स है जो कि हमेशा 0 होती है उससे छोटा है, तो भी हमने क्या कहना है कि भाई आप जो है वो गलत इंडेक्स दे रहे हैं हमें, सही है। अब ये दोनों कंडीशन क्योंकि सेम है, तो हम इनको एक साथ भी रखवा सकते थे। हम इस तरीके से करेंगे कि इस वाली कंडीशन को कट करेंगे, और यहाँ पे और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हुए इसको इस तरीके से करवा देंगे, तो हमारी एक कंडीशन बच जाएगी, ठीक है। ये ख़त्म हो गई। इसके बाद हमने क्या करवा देना है, इसके बाद हम इस लूप को यहाँ से करवा देंगे, इसको बस यहाँ रखेंगे, ठीक है, और हमारा लूप इस तरीके से चलता रहेगा। अदरवाइज एल्स के केस में क्या होगा, हम वैलिड इंडेक्स मार्क कंसीडर करेंगे,
लूप को हमारे ब्रेक कर देंगे और फिर यहाँ पे आके हमारा ये लाइन तो ऑलरेडी प्रिंट हो ही रही थी, तो इस तरीके से हमारा एक लूप कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो होगा किस तरीके से कुछ कि सबसे पहले हम पूछेंगे कि भाई आप हमें अपना इंडेक्स बताओ कि आप किस इंडेक्स पे स्टूडेंट का नाम ढूंढना चाह रहे हो। सही है, वो आएगा, वो आके हमसे इंडेक्स पूछेगा कि अच्छा भाई मैंने इंडेक्स स्टोर कर लिया। अब मैं उस इंडेक्स को देखूंगा कि वो मेरी लेंथ से बाहर बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी अगर मेरी लेंथ जो है वो 5 है तो वो 5 नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो वो 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो होगा तो हम कहेंगे भाई आप इनवैलिड इंडेक्स दे रहे हो, और हम वापस इंडेक्स की वैल्यू को -1 सेट कर देंगे। -1 क्यों सेट कर रहे हैं? क्योंकि वाइल लूप की एक कंडीशन है कि भाई उस वक्त तक चलते रहो जब तक -1 हो। तो -1 वो रहेगा और वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और फिर जिस पॉइंट पे आप उसे एक वैलिड इंडेक्स दे देंगे उस पॉइंट पे वो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा और एल्स कंडीशन में जाके ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स, बल्कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं, अब फिर हमारा इंडेक्स जाके प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार बिल्ड करेंगे और जब हम इसे चला के देखेंगे तो आप देखिएगा वो मुझसे पूछ रहा है भाई इंडेक्स प्रोवाइड करें, तो मैंने कहा -2, उसने कहा इनवैलिड इंडेक्स, मैंने कहा -9 इनवैलिड इंडेक्स, 45 इनवैलिड, 13 12 इनवैलिड, और कोई भी नंबर देते जाएंगे आप, वो आपको बोलता रहेगा इनवैलिड इंडेक्स। ठीक है, प्रोग्राम आपका ये इनफाइनाइट वे में चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक आप गलत नंबर दे रहे हैं। अब मैं इसको दूंगा 5, 5 भी क्योंकि मेरी लेंथ है तो इस वजह से उसने कहा 5 भी आपका इनवैलिड है। अब मैं इसको दूंगा 4, तो अब देखें प्रोग्राम ब्रेक हो गया और इंडेक्स 4 पे स्टूडेंट कौन सा था? जैन, तो देखें जैन प्रिंट हो गया कैसे? 0 1 2 3 और 4, तो फोर्थ के ऊपर जाके मेरा इंडेक्स प्रिंट हो गया और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का नाम आ गया। तो ये जो सारी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं ये हमने इसीलिए पढ़ी हैं कि हम इनको यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम्स को राइट करना सीखें। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके का समझें वो प्रोग्राम हो गया कि आप किसी स्टूडेंट को फ़िल्टर करवाना चाह रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इंडेक्सेस यूज़ होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और व्हेन एरे साइज चेंजेस लूप स्टिल वर्क्स करेक्टली, और प्रोफेशनल कोड यूजुअली अवॉइड मैजिक नंबर्स। तो ये आप सारी कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। नाउ आ जाते हैं लूपिंग थ्रू द एरे। अब सपोज करें कि हमें अपने सारे के सारे जो हैं वो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवाने हैं। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था ना कि भाई हमने फाइंड करना सीखा है। तो अब सपोज मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे सारे जो नेम्स हैं वो प्रिंट हो जाएं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका होगा। वो तरीक़ेकार क्या होगा कि आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड इसको हटाते हैं। फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप आपने फॉर लिखना है और 2 बार टैब प्रेस करना है, आपके पास फॉर लूप खुद से लिखा हुआ आ जाएगा। सही है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जाएंगे फॉर और 2 बार हमने अपना टैब प्रेस किया, हमारा लूप लिखा आ गया। और देखें खुद ही उसने, क्योंकि ये को पायलट के थ्रू एआई सजेशन चल रही होती हैं, तो हमने नेम की जो लेंथ है उस वक्त तक हमारा लूप चलेगा। 0 से स्टार्ट करेंगे जब तक हमारा आई नेम की लेंथ से छोटा है। कब तक छोटा होगा? जब तक 4 होगा उस वक्त तक वो रहेगा छोटा, और वो हमारे नेम्स को सारों को प्रिंट करता रहेगा। तो ये देखिए हमारे सारे नेम यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, पांचों नेम एक साथ एक तरीके से प्रिंट हो गए। सही है जी। तो इस तरीके से हमारे फॉर लूप के थ्रू हम अपने नेम्स को प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो अ लूप अलाउज अस टू प्रोसेस एवरी वैल्यू वन बाय वन। लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, एक एक करके अपनी वैल्यूज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा बिकॉज एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो हम अपने एरे के हिसाब से अपने आई को जीरो से स्टार्ट करेंगे। लूप कंटिन्यू वाइल आई इज़ लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ, और फिर लूप हमारा उस वक्त तक चलेगा जब तक आई जो है हमारे मार्क्स डॉट लेंथ से छोटा रहने वाला है। और फिर मार्क्स आई के अंदर जो भी हमारी वैल्यू होगी, तो क्योंकि देखिए आई में फर्स्ट टाइम क्या होगा जीरो, तो ये जीरो इंडेक्स उठा के प्रिंट कर देगा। आई में नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वन होगा, तो ये वन इंडेक्स उठा के प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से 2 3 एंड 4, और ये सारे इंडेक्स उठा उठा के प्रिंट हमारे पास करवाता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई और हम अपने एरे के ऊपर लूप करना सीख गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और रीड ईच वैल्यू, ये सारा काम हमने कर लिया है। ठीक है, टोटल मार्क्स वाला। और हाँ, एक और काम ये कर लेते हैं, हमें अगर स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकालने हैं तो चलें एक एरे बना लेते हैं यहाँ पे। सही है, और एक एरे हम नया प्रिंट करेंगे यहाँ पर, और इंटीजर। तो ये क्या हुआ, एरे ऑफ इंटीजर हुआ, और हमने यहाँ पे निकाल दिया मार्क्स। मार्क्स के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करवा लिया। सही है, अब मुझे इनका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका होगा, मैं अपने फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। सही है जी। और फॉर लूप को हम 2 बार टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं उसकी लेंथ तक आप चलते रहो। सही, और इधर हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर,
और उसका नाम हम रख देंगे टोटल मार्क्स और उसको 0 पे सेट कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमने सिंपल कह देना है टोटल मार्क्स, इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल मार्क्स प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है कि जो टोटल मार्क्स की पुरानी वैल्यू है उसके ऊपर ऐड करते चले जाओ। तो आप इस चीज़ को दो तरीके से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि आप लिखेंगे टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स प्लस मार्क्स। तो मार्क्स के अंदर जो भी आई इंडेक्स आ रहा होगा वो वैल्यू आप उठाएंगे और इसके ऊपर सम कर देंगे और फिर उसको उठा के वापस टोटल मार्क्स में डाल देंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा इसमें, फर्स्ट टाइम देखिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। तो जब हम इसे चलाएंगे तो मैं अभी ये वाला बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम कंसोल डॉट राइट लाइन भी कर लेते हैं इसको और इधर लिख देते हैं भाई, हम इधर लिख देंगे टोटल मार्क्स और ये हमारे टोटल मार्क्स प्रिंट हो गए और ब्रेक पॉइंट मैंने लगा दिया और मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से टोटल मार्क्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम टोटल मार्क्स में क्या है, 0, सही। अब इधर आई में क्या है, 0, तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 80। 80 आने वाला है और 80 आके क्या होगा, 80 जो है हमारे पास आएगा और वो 80 आकर ये देखिए 0 है, ठीक है, और 80 आएगा और 80 आके इसमें सेट होगा, सही है। अब अगली बार जब लूप आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1, तो 1 उठाने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन होगा, 1 के ऊपर 90 होगा, तो 90, तो 90 और इसके अंदर 80 पहले से था तो 90 और 80 प्लस होके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 170, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स इंक्रीज हो गए और ये पांचों बार इसी तरीके से चलता रहेगा। देखें ये अब 240 हो गए और फिर ये आगे चेंज होके जो है 300 और फिर आगे चेंज होके ये 350 हो गए और इस तरीके से हमारा लूप खत्म हो गया और हमारे टोटल मार्क्स यहाँ पे प्रिंट हो गए, सही है। तो जब हमारे टोटल मार्क्स प्रिंट हुए तो वो क्या आ रहे हैं, 350, सही है जी। तो इस तरीके से हमारे टोटल मार्क्स प्रिंट होंगे। अब एक तरीका ये वाला है और दूसरा तरीका क्या है, ये वाला, ये ज़्यादा एफिशिएंट और शॉर्ट तरीका रहता है कि आप क्या करते हैं, आप इस प्लस इक्वल के थ्रू कहते हैं कि भाई इस टोटल के अंदर मैं पहले प्लस करना चाहता हूँ फिर इक्वल करना चाहता हूँ। तो अब इसके अंदर जो वैल्यू है उस पर पहले प्लस करो इसकी वैल्यू को और फिर उसको उठा के वापस इसके अंदर सेट कर दो। तो इससे भी आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए 350 आ रहा है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहता है और ये जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। इस तरीके से हमारे टोटल मार्क्स यहाँ पे आके प्रिंट हो गए, सही है। ओके, नेक्स्ट जो है वो, अब हमारा क्या टारगेट है, अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है कि अगर जैसे सपोज करें अगर 5 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मार्क्स लिए हैं तो एवरेज स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स बन रहे हैं वो निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है। हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे, ये मैंने कंट्रोल डी से किया है, किसी भी लाइन पर रख के कंट्रोल डी करेंगे तो वो लाइन पूरी डुप्लीकेट हो जाती है। और मैं इधर लिख देता हूँ एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल सा काम है कि जो आपने टोटल मार्क्स निकाले हैं उसको आप अपने एरे की लेंथ से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। और डिवाइड करवाने के लिए आपने उसको इस तरीके से लिख देना है, बस, सही है। जब आप उसे इस तरीके से लिख के डिवाइड करवाएंगे तो आपके टोटल मार्क्स की एवरेज निकल के आ जाएगी कि हर स्टूडेंट ने 70 मार्क्स लिए, सही है। इसको कहते हैं एवरेज। एवरेज हमेशा क्या होती है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, बट हम ऐसे लिखेंगे नहीं 5, जितने भी होंगे हम बस उसकी लेंथ को लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम उसे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास उसकी एवरेज निकल के आ जाएगी। तो ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप इसमें से चाहें तो किसी एक को जो है डबल के थ्रू आप कास्टिंग कर लें। ये कास्ट होता है, इसका मतलब ये होता है आप इसकी डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। अगर आपका कोई जो नंबर है वो पॉइंट्स में जा रहे होंगे तो वो पॉइंट्स में भी लेकर आ जाएगा। जैसे अगर हम पॉइंट्स में किसी नंबर को ले जाने की कोशिश करें तो आई थिंक अब हम पॉइंट्स में चले जाएंगे। एक आइटम मैंने बढ़ा दिया है, सही है। तो देखें आप पॉइंट्स में चले गए, अगर आप ये डबल नहीं लगाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा आपको सही रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ये देखिए अभी आपको 63 दिखा रहा है तो वो एक्यूरेसी के साथ नहीं पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे इस डबल को लगाएंगे ताकि डिवीजन जो है वो डेसिमल्स की तरफ चली जाए। जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ होती हैं उनको भी हम गेट कर पाएँ, इस वजह से हम किसी एक को उस टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो होल नंबर्स को कंटेन करता है ना, वो पॉइंट्स वाले नंबर कंटेन नहीं करता। तो इस वजह से हम उसे इंटीजर के बजाय डेसिमल या फिर डबल में कास्ट करेंगे। और ये कास्ट करना क्या होता है, कास्ट मतलब होता है इसकी डेटा टाइप को हमने चेंज कर दिया। तो अगर ये 6 था तो हमने इसको 6 नहीं रखा बल्कि इसको हमने 6.0 कर दिया, ये इसका मतलब था, ठीक है। ये डबल करने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसको 6 नहीं बल्कि 6.0 कर दिया है। तो अब जब 6.0 से आप किसी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको वैल्यू पॉइंट में ही मिलने वाली होगी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप निकालेंगे एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स निकालने का तरीक़ेकार ये है। ओके, अब क्योंकि हम फॉर लूप को पढ़ते जा रहे हैं तो एक और लूप होता है हमारे पास और वो होता है फॉर ईच। अच्छा, फॉर लूप में थोड़ा सा मुश्किल ये होती है कि आपको इतना सारा लिखना पड़ता है कि आप आई को 0 से स्टार्ट करवाएं, फिर आप जो है वो मार्क्स की लेंथ को यूज़ करें, फिर आप उसे प्लस प्लस करें, तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इसका बड़ा स्मार्ट सा एक सोल्यूशन आता है और वो क्या है, और वो होता है फॉर ईच। फॉर ईच खुद से ये डिटेक्ट करता है कि मार्क्स के अंदर कितनी आइटम्स हैं, आपको लेंथ वेंथ बतानी नहीं पड़ती, वो खुद देखता है कि कितने आइटम्स हैं, आपको आई बनाना नहीं पड़ता, वो खुद ही उसमें से एक बंदे को उठाता है और उसके अंदर रखता है और उसे उठा के प्रिंट करवा देता है। ठीक है, तो फॉर ईच जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट काम करता है और सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। फॉर ईच का काम सिर्फ सिंपल सा है, देखिए उसने उठाया और प्रिंट कर दिया। अब अगर आप इसी को कंपेयर करेंगे ना कि अगर आपने हर बंदे का नाम प्रिंट करवाना है तो आप देखें फॉर लूप लिख रहे हैं, उसमें इंटीजर आई को डिक्लेयर कर रहे हैं, 0 पे सेट कर रहे हैं, फिर उसके लिए वैलिडेशन लगा रहे हैं कि इससे छोटा नहीं होना, बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, फिर आई को इसमें रख भी रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कहेगा कि भाई जो इसके अंदर नंबर हैं वो इसके अंदर उठा उठा के एक एक करके रखते रहो, मार्क इन मार्क्स, यानी कि वो कह रहा है कि एक एक करके उठाओ और इसमें रखते रहो और आप उसे यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है फॉर ईच। फॉर ईच क्या है, रीड्स वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम कलेक्शन, ये खुद से कलेक्शन से वैल्यूज़ निकालता है। इट इज़ सिंपल एंड रीडेबल, इसको रीड करना बड़ा आसान है, इसको यूज़ करना बड़ा आसान है। बेस्ट व्हेन वी ओनली नीड वैल्यूज़, हमें जब सिर्फ वैल्यूज़ से काम हो तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं हो तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमें इंडेक्स की ज़रूरत होगी तो फिर हमें फॉर लूप को यूज़ करना पड़ेगा। फॉर लूप इज़ बेटर व्हेन इंडेक्स पोजीशन इज़ रिक्वायर्ड, जब आपको इंडेक्स की ज़रूरत रहेगी तो फिर आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब आप इंडेक्स नहीं निकाल सकते, इसके अंदर इंडेक्स अवेलेबल है ही नहीं। वो फिर आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है। जब आपको खुद से कैलकुलेट करना है तो फिर बेटर ये है कि आप क्या कर लें, आप जो है वो फॉर लूप का इस्तेमाल कर लें। तो फॉर क्या है, नीड इंडेक्स अपडेट वैल्यू, उसको इंडेक्स को बताना पड़ेगा आपको, उसकी वैल्यू अपडेट करानी पड़ेगी। और फॉर इज क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को रीड करने का काम करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एरे विद यूज़र इनपुट। क्या हम अपनी एरे को फिल करवा सकते हैं यूज़र से इनपुट ले लेकर? तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है एक एरे डिक्लेयर कर दें, उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ साइज़ बता दें और फिर आप यूज़र से उसकी वैल्यू पूछते चले जाएँ। तो बिल्कुल इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि एब्सेंट स्टूडेंट्स का हमें एक काउंट चाहिए। ठीक है ना, ये चाहिए। और इस बार हम क्या करते हैं, हम जो है वो उसे न्यू से डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इसकी जो एरे है, इसका जो साइज़ है वो 10 होने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इस बार उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, बस उसका साइज़ बता दिया कि इसका साइज़ जो है वो 10 होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, और उस फॉर लूप के अंदर हमने सिंपल इतना करना है कि आई को 0 से स्टार्ट करना है और अपने लूप को कितनी बार चलाना है, जितनी बार उसकी लेंथ है। किसकी लेंथ है, हमारे जो हमने ऊपर डिफाइन की है 10। अब आप इस तरीके से 10 दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो जो इसकी लेंथ है ना उसकी 10 टाइम्स तक उसको चलाना है। ठीक है, और यूज़र से कहना है कि प्लीज़ प्रोवाइड नेम ऑफ द स्टूडेंट, नंबर 1 स्टूडेंट का नाम बताएं, फिर वो अपने बंदा जो है वो नंबर 1 स्टूडेंट का नाम बताएगा और उसे उठाकर हम इसके अंदर सेट करवा देंगे। ठीक है, और जब वो सारे सेट हो जाएंगे उसके बाद हम उसे प्रिंट करवा देंगे। और एक मैसेज लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं हम कि आप इस लाइन को कॉपी कर लें यहाँ पे और इधर लिख दें console डॉट राइट लाइन और यहाँ पे लिख दें ऑल एब्सेंट स्टूडेंट्स आर सेव्ड। सही है, सब हमने सबकी वैल्यू को सेव करवा लिया। सही, अब इस तरीके से जब मैं सारा कुछ कर लूँगा, इसको प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और एक बार इसको चला के देखते हैं। अब देखें वो आपसे कैसे इनपुट मांगेगा, ये देखें, प्लीज़ प्रोवाइड नेम ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट 1, पहले स्टूडेंट का नाम बताएं, तो हमने कहा कि भाई पहले स्टूडेंट का नाम है अरसलान। ठीक है, फिर अब सेकंड का पूछ रहा है, हो गया अली, सारा, सिद्रा, सना, अहमद, नासिर, खालिद, अब्दुल्ला और नदीम। ठीक है, सारे हमने स्टूडेंट्स ले लिए और उसने हमें कहा ऑल एब्सेंट स्टूडेंट्स आर सेव्ड। अब इस तरीके से आपके पास ये एरे फिल होके आ गई डायनेमिकली। पहले क्या हो रहा था, आप खुद से इस तरीके से एरे को फिल करवा रहे थे, ठीक है, बाय हार्ड कोडेड, लेकिन अब यूज़र कोई भी नाम देके कोई भी 10 आइटम्स उसके अंदर ले जाके सेव करवा सकता है। सही है, तो इस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है जी, अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसी प्रोग्राम को और ग्रो अप करवाने के लिए हम एक और इसी के साथ इसी का एक और
एरे डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि इंटीजर होगा, सही है। और हम यहाँ पे कहेंगे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका नाम कर देंगे हम स्टूडेंट, और इसको एब्सेंट हटा देंगे, और इसको भी एब्सेंट हटा देंगे, और हम कहेंगे इसे ऑल स्टूडेंट्स डेटा इज सेव्ड, सही है। हमने अब यहाँ पे इसको कर देना है इंटीजर, ठीक। इंटीजर करने के बाद अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, स्टूडेंट की वैल्यू तो इसके अंदर आके सेव हो रही थी, अब हमने एक और लाइन यहाँ पे प्रिंट करवानी है इस तरीके से, ठीक है। और हमने करना है ये कि प्लीज़ प्रोवाइड नंबर, अब यहाँ पे हम उससे मार्क्स भी पूछ रहे हैं इसके साथ साथ कि भाई अब आप इसके हमें मार्क्स भी बता दो, सही है, कि हमें आप बता दो कि कितने मार्क्स की आप बात करने वाले हो, सही। तो अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने उठा के सेव करवा देना है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आपने उठा के यहाँ पे रख दिए, स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पे रख दिया। और अब क्योंकि एक कन्वर्जन का एरर आ रहा है तो ये कन्वर्जन हम करवा सकते हैं, और वो कन्वर्जन कैसे होगी, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, इसको 32 बिट में कन्वर्ट करवाएंगे, और इसको उठा के हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन क्या करवा रही है हमारे लिए, पहली लाइन हमारे लिए स्टूडेंट का नाम पूछ रही है और उसे उसमें स्टोर कर रही है। दूसरी लाइन स्टूडेंट के मार्क्स पूछ रही है और उसमें स्टोर कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब अपने एरेज को बढ़ा सकते हो। अब सपोज मैं एक और एरे बढ़ा दूं यहाँ पे, और मैं इसमें कहूँ कि भाई स्टूडेंट फ़ोन नंबर, हमने स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी ले लिया। सेम आपने क्या करना है, इन्हीं लाइंस को डुप्लीकेट करना है, और स्टूडेंट फ़ोन के अंदर अब आपने उसे स्टोर करवा देना है, और आपने इसको कर देना है चेंज प्रोवाइड फ़ोन नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर 1। तो अब इस तरीके से ना मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें आपसे पूछता जाएगा, और फिर जब सारे इनपुट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो अब आपने यहाँ पे एक इधर राइट लाइन प्रिंट करवा देनी है, और सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवा दें ताकि वो थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब हम इसको बिल्ड करते हैं, और अब इसको हम चलाते हैं, ठीक है। तो अब हमसे सबसे पहले क्या पूछने वाला है, इसको मैं कर लेता हूँ मैक्सिमम साइज पे, ये देखें स्टूडेंट का नाम पूछा इसने, मैंने कहा अली, सही है। अब ये मुझसे स्टूडेंट का नाम नंबर पूछ रहा है, तो अब मैं नंबर दे दूंगा कोई भी एक रैंडम, सही है। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, मार्क्स पूछ रहा है स्टूडेंट 1 के, तो मैंने कहा भाई इसके मार्क्स हैं 15। अब ये देखें फर्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, अब सेकंड की पूछ रहा है। लेकिन अब एक मसला है, अब मसला क्या है कि अब ये मुझसे लाजमी तौर पर 10 टाइम्स पूछेगा कि भाई मैं 10 स्टूडेंट्स का ही डेटा आपसे पूछ रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ भी यूज़र खुद डिसाइड करे कि वो कितने स्टूडेंट्स का डेटा हमें देना चाहता है, कि वो 5 का स्टूडेंट का डेटा देना चाहता है, या 10 का देना चाहता है, या 60 का देना चाहता है। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट हमने अब सिंपल सा काम ये करना है कि जैसे आप तमाम चीज़ों का इनपुट ले रहे हो ना, उसी तरीके से आप एक और इनपुट ले लो, और वो इनपुट क्या होगा, इंटीजर, और वो होगा साइज ऑफ एरे, वो 10 है, ठीक है। मैं इसको अब ख़त्म करूँगा, और यही वाली लाइन उठा के मैं यहाँ पे प्रिंट कर रख दूँगा, कौन सी वाला, ये इंटीजर वाली, सही है। और एक मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे ऊपर, और वो मैसेज होगा क्या, कि इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड स्टूडेंट्स काउंट, कि आप पहले हमें स्टूडेंट्स का काउंट बताएं, ठीक है। आप हमें पहले स्टूडेंट्स का काउंट बताएं, फिर जो भी काउंट वो स्टूडेंट्स का हमें देगा उस काउंट को हम उठाएंगे यहाँ पे 10 में रख देंगे। तो अब देखें जो अभी तक हार्ड कोडेड 10 वैल्यू थी, वो वैल्यू हमारी हार्ड कोडेड के बजाय यूज़र खुद डिसाइड कर रहा है। अब आप अगर इस चीज़ को कंपेयर करें पहली क्लास से, तो पहली क्लास में चीज़ें हमारी कुछ फिक्स चल रही थी, जो हम लिखते थे वही चलता था, लेकिन अब आप यहाँ देखें यूज़र खुद से चीज़ों को डिसाइड कर सकता है, यूज़र खुद से अपनी चीज़ों का फैसला कर सकता है कि उसको कितना डेटा चाहिए और क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको जब चलाएंगे तो हमसे कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड स्टूडेंट काउंट, कि आप कितने स्टूडेंट्स का डेटा दे रहे हैं। तो हमने कहा हम 3 स्टूडेंट्स का डेटा दे रहे हैं। तो अब हमसे पहले स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, पहले स्टूडेंट का नाम अली, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, और हमने एक नंबर दे दिया। अब वो हमसे मार्क्स पूछ रहा है 25। सेकंड स्टूडेंट की बात हो रही है, हमने कहा सना, अब उसका नंबर इसने हमसे पूछा, हमने उसका एक नंबर सेव करवा दिया, मैं रैंडम नंबर सेव कर रहा हूँ, सही है। और अब हमने मार्क्स दे दिए 78। अब हमसे वो पूछ रहा है कि तीसरे स्टूडेंट का नाम बताएं, तो हमने कहा कि भाई तीसरे स्टूडेंट का नाम है सानिया, और अब हमसे वो उसका फ़ोन नंबर पूछ रहा है, एक रैंडम फ़ोन नंबर हमने इसके पास रखवा दिया। और मार्क्स कितने हैं भाई, इसके मार्क्स हैं इसके 80। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो अब ये देखें, इसने मुझे कहा कि ऑल स्टूडेंट डेटा इज सेव, मतलब मेरे हिसाब से वो चल रहा है, जितना मैंने उसको कहा उतना ही वो चल रहा है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस रन करूं, तो अब ये अगर मैं इसे इस टाइम कह देता हूं कि भाई मैं 5 स्टूडेंट्स का डेटा आपको दूंगा, तो अब ये मेरे हिसाब से 5 बार चलेगा। तो मैं अब फॉर नाउ इसके लिए अभी मैं सिर्फ ABC सेव करवाने वाला हूँ,
कुछ रैंडम वैल्यूज़ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये मार्क्स हमने सेव कर दिए। इस बार बी का डेटा हो गया, एक रैंडम फ़ोन नंबर डाल दिया, रैंडम मार्क्स डाल दिए। ये सी का डेटा हो गया, रैंडम नंबर, रैंडम मार्क्स। और उसके बाद जो है वो फोर्थ स्टूडेंट आ गया। देखिए लास्ट टाइम 3 स्टूडेंट्स आ रहे थे, इस बार 4 स्टूडेंट आ गए। ठीक है, अब डी हो गया, एक कुछ भी नंबर, फिर कोई भी वैल्यू, और अब देखें ई आ गया। तो इस तरीके से बिल्कुल हमारे कंट्रोल में हमारा सिस्टम चल रहा है। अब ऑब्वियसली एक और सिनेरियो जाते हैं कि भाई मार्क्स तो आपके जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो भाई आप लगा दें यहाँ पे वैलिडेशन। यू कैन सिंपली राइट इट डाउन, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है, ये वाली वाइल लूप के तरीके से मैंने लगाई है। इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। आप एक वैलिडेशन बना दें, वैलिडेशन मेथड बना दें कि जो मार्क्स हैं वो वैलिड हैं कि नहीं, फिर उसके बाद इसके अंदर लगा दें। ठीक है, फिर अब अगला टारगेट इसमें क्या आ सकता है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स का आपने डेटा सेव करवाया उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके थे, वो वाला स्टूडेंट ढूंढ कर लेकर आएँ। तो ये काम भी किया जा सकता है। तो ये आप खुद रिसर्च करके काम करेंगे। ठीक है, तो एरे जो है हम यूज़र से इनपुट लेके भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि कैसे कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो अब कंप्लीट प्रोग्राम क्या होगा, आप स्टूडेंट्स के मार्क्स, ये बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है, सिर्फ आप स्टूडेंट्स के मार्क्स ले रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं, जबकि वेयर मैं आपको सारा करके बता चुका हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट मार्क्स लेने का तरीका ये सारा हम कर चुके हैं। मार्क्स निकालने का तरीका, एवरेज निकालना है आपने, तो एवरेज निकालने के लिए हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख चुके हैं छोटा सा। सही है, ये रहा वो प्रोग्राम। तो अब क्योंकि हम मेथड्स का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, सो आई वुड से कि हम एक मेथड बनाएं। और मेथड कैसे बनेगा, हमारा मेथड हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम जो है यहाँ पर एक स्टैटिक फंक्शन बना लें, स्टैटिक, और वो जो है हमें रिटर्न करेगा डबल। ठीक है, डबल वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा, और कैलकुलेट एवरेज, और वो हमसे इंटीजर में लेगा मार्क्स। और मार्क्स हम जितने भी आएंगे मार्क्स का हम एक फॉर लूप चलाएंगे और तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करके रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से अब लिख सकता हूँ बड़ा इजीली कि एवरेज एवरेज मार्क्स, और ये देखें कैलकुलेट, ये मेरा मेथड चलेगा। सही है, तो ये वाला जो एवरेज का काम था, ये वाला काम भी अब आप हटा के क्या करवा सकते हैं, आप इस तरीके से करवा सकते हैं। इसको हटाएं, सिंपल सा इसको हटाएं, और ये फंक्शन यूज़ करें। दैट्स इट, हो गया आपका सारा काम। ठीक है, कोई आपको अलग से कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ना टोटल मार्क्स का वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। सिंपल एज दैट आप क्या करेंगे, एवरेज निकाल के दिखा देंगे, क्योंकि अब आपने एक फ़ंक्शन बना लिया है। और फंक्शन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको यूज़ किया जा सके। तो मैं जल्दी से इसे चला के दिखा देता हूँ एक छोटे सिनेरियो में। ओके, ये कह रहा है कि एक एरर रिटर्न हो रहा है आपके पास से, तो वो एरर क्या है भाई, एरर हमने कोई सा ब्रैकेट मिस कर दिया है, तो वो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको चलाएंगे जल्दी से, और 3 स्टूडेंट का डेटा मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, ज़्यादा का नहीं, बल्कि मैं सिर्फ, हाँ, 3 का डाल देता हूँ। 3 स्टूडेंट्स होंगे, पहले का नाम अली होगा, कोई भी फ़ोन नंबर, 78 मार्क्स, दूसरे का नाम सारा, फिर कोई भी फ़ोन नंबर, और फिर यहाँ पे जो है मार्क्स हमारे पास होंगे 98। फिर दूसरा जो है वो अहमद, कोई सा भी फ़ोन नंबर, और मार्क्स होंगे हमारे पास 55। तो देखो हमारे पास एवरेज मार्क्स क्या आ गए, 77। ठीक है, 77 मार्क्स हमारे पास एवरेज निकल के आ गई ऑटोमेटिकली। और वो कैसे आई, क्योंकि आपने एक प्रॉपर फंक्शन बना के रखा, और आपका एक रीयूजेबल कोड अब आपके पास अवेलेबल है। तो ये जितना भी काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये सारा आप बड़े स्मार्टली तरीके से खुद से करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिर्फ स्लाइड्स तक महदूद नहीं रहना, आपने इसको और अच्छे से आगे ग्रो करते चले जाना। ठीक, नेक्स्ट जो है वो कॉमन एरे के अंदर मिस्टेक्स क्या होते हैं कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आप पहला नंबर लिख देते हैं, तो ये गलती है। एक्सेसिंग इनवैलिड इंडेक्स कॉज रन टाइम एरर, जब आप गलत इंडेक्स लिखेंगे तो आपको रन टाइम एरर मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 लिख दिया है, तो ये आउट ऑफ बाउंड वाला एरर आएगा आपके पास। एरे साइज इज फिक्स्ड आफ्टर क्रिएशन, क्रिएशन के बाद एरे का साइज फिक्स हो जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ये एरे बना दिया, अब आप इसमें चौथा इंडेक्स पुश नहीं करवा सकते। ठीक है, यूज लेंथ इंस्टेड ऑफ गेसिंग एरे साइज, एरे का साइज खुद से गेस करने के बजाय प्रॉपर्ली उसकी लेंथ की प्रॉपर्टी को यूज करें। डू नॉट कंफ्यूज इंडेक्स विद वैल्यू, इंडेक्स को वैल्यू के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब ये तो काम हो गया हमारे पास क्या, कि हमने एरे पढ़ लिया। अब उसके बाद एरे से मज़ीद इंटरेस्टिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हमारे पास है कलेक्शन का। कलेक्शन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ने जाएँ तो कलेक्शन जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आपके लिए एरे के मुकाबले में। अभी तक आपको लगा होगा एरे बड़ा फ्लेक्सिबल है, हम वेरिएबल्स हमारे कम हो गए, हम डेटा ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इन रियल देखें तो एरे से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपके पास कलेक्शंस होते हैं। कलेक्शंस आर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन अ फ्लेक्सिबल वे। फ्लेक्सिबल वे में क्या मतलब हुआ कि अगर आप एरे को देखें ना, तो आपको एरे का फिक्स साइज बताना है। फिक्स साइज क्या हुआ, जैसे मिसाल है, यहाँ पे आपने एरे का फिक्स साइज बना दिया।
ठीक है। यहाँ पे आपने एरे का भी एक फिक्स साइज दे दिया। अब आप कहेंगे ये तो स्टूडेंट ने डिसाइड किया, हमने थोड़ी, ठीक है स्टूडेंट ने डिसाइड किया, लेकिन फॉर सपोज कि यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा मैं 3-3 डेटा डलवाना चाह रहा हूँ, उसने 3-3 का डेटा डलवा दिया, बट नाउ अभी आगे चल के हमें किसी प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम के अंदर हमने 3 स्टूडेंट्स डाल दिए ना, अब मुझे चौथा स्टूडेंट भी उसके अंदर डालना है। ठीक है, तो वो कोई ऑप्शन है ही नहीं एरे के अंदर, क्योंकि अगर आपने एक बार एरे 3 साइज का बना दिया तो आप उसके अंदर 3 आइटम्स ही डाल सकते हैं। यू कैन नॉट इंसर्ट द फोर्थ आइटम इन दैट, उसके अंदर अब आप चौथा आइटम नहीं इंसर्ट कर सकते। तो एरे जो कलेक्शन है वो हमें इसके लिए बड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप उसके अंदर नया आइटम ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन कैन प्रोवाइड मोर फीचर्स, आप कलेक्शन में ज़्यादा फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फीचर्स पे जब आप कलेक्शन को पढ़ने जाएंगे तो फिर इन डिटेल हम तभी आपको बताएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर व्हाट इज़ लिस्ट टी, टी लिस्ट क्या होती है? टी लिस्ट ये होती है कि आप जो है वो किसी भी डेटा टाइप की जो है वो कलेक्शन बना सकते हैं। सही है, जैसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ रहा होता है कि आप स्टूडेंट की कलेक्शन बना रहे हैं, और ये तो फिर आप इसको जब आप आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो फिर उसमें जो क्लासेस आप पढ़ने वाले हैं तो आप उसके साथ भी उन ऑब्जेक्ट्स के साथ भी आप अपनी क्लासेस को, अपनी लिस्ट को, कलेक्शन को बना सकते हैं। लिस्ट टी स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप, ये भी सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। टी मीन्स द टाइप ऑफ डेटा, इससे आप डेटा टाइप को डिनोट करते हैं, सच एज स्ट्रिंग और इंटीजर। वी कैन ऐड आइटम्स यूजिंग ऐड, देखें ऐड का फंक्शन यूज़ करके उसमें नए आइटम्स को ऐड किया जा सकता है, जबकि एरे में ऐसा नहीं हो रहा। वी नीड सिस्टम कलेक्शन जेनेरिक नेम स्पेस, और इसके लिए एक नेम स्पेस इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिस्टम कलेक्शन डॉट जेनेरिक होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं एक लिस्ट छोटी सी बना के देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी जो है क्लास एंड होने की तरफ जाएगी। तो लिस्ट बनाने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, आपने लिखना है लिस्ट, ठीक है, और लिस्ट के साथ आपने ये एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, और आपने इधर लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है स्ट्रिंग, और उसका नाम अब आपने बाहर जाके देना है स्टूडेंट, और आपने उसको डिक्लेयर कर देना है न्यू से। तो यानी कि अब आपकी एक एम्प्टी और ब्लैंक स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, अब आपने इसमें नाम, इसमें स्टूडेंट्स को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? स्टूडेंट डॉट ऐड, और इस तरीके से आप इसमें एक स्टूडेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका दूसरा स्टूडेंट होगा, और इस तरह तीसरा, और फिर इस तरीके से आप अपने सारे स्टूडेंट्स को सो ऑन ऐड करते चले जाएंगे। अब जब आपकी बारी आएगी इनको प्रिंट करवाने की, तो आप इसके लिए फॉर ईच यूज़ करेंगे, और फॉर ईच यूज़ करते हुए आप बिल्कुल वही जैसे एरे प्रिंट हो रहा था वैसे ही आप कहेंगे कि स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम, और फिर आपकी जो वो एरे है वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले प्रोग्राम को बंद कर रहा हूँ, ताकि जो है मैं आपको ये वाला प्रोग्राम चला के दिखाऊँ, क्योंकि वो मुझसे इनपुट लेता रहेगा। ये देखें, तीनों नाम मैंने लिखे और तीनों नाम मेरे जाके प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम इसमें नए नए आइटम्स ऐड करते रहते हैं जितने चाहे। वहाँ पे आपको बताना पड़ता था 3, यहाँ पे भी आपको यूज़र से पूछ के बताना पड़ रहा था, आपको यहाँ पे यूज़र से पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस वो ऐड होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एरे कहते हैं, सॉरी इसको हम लिस्ट कहते हैं, जो कि कलेक्शन होती है। और जब भी कभी आप लिस्ट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऊपर एक नेम स्पेस ऐड हो जाता है। वो नेम स्पेस आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसको मैं अगर खोलूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो इस तरीके से, चलिए ये बंद हो गया। यहाँ पे देखिए ये रहा सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, ये नेम स्पेस आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये नेम स्पेस इधर जाके एक फाइल में सेव हो जाते हैं, क्योंकि ये नए डॉट नेट 10 के ऊपर है तो नेम स्पेस यहाँ पे सेव हो रहे होते हैं। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, आपके नेम स्पेस यहाँ पे सेव होते थे, इस तरीके से आपको लिखना पड़ता था यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, इस तरीके से आपको लिखने पड़ते थे नेम स्पेस। और जब तक आप ये नहीं लिखते थे उस वक्त तक आप जो है वो इस लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी ये क्योंकि ग्लोबल फाइल बन जाती है तो सारे नेम स्पेस आपके जो है वो वहाँ पे जाके सेव हो जाते हैं। ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट हमने थोड़ी सी पढ़ ली। और एरे और लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एरे के अंदर जो है वो साइज़ वो फिक्स होता है, लिस्ट के अंदर फ्लेक्सिबल होता है। न्यू आइटम्स आप ऐड नहीं कर सकते, इसमें आप इजीली ऐड कर सकते हैं ऐड का फंक्शन यूज़ करके। बेस्ट होता है ये फिक्स डेटा के लिए, जब आपको पता हो कि यहाँ पे फिक्स डेटा की बात हो रही है तब आप इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप डायनेमिक डेटा पे जा रहे हैं तो फिर आपको लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। कॉमन यूज़ क्या है? फिक्स मार्क्स काउंट, आपको फिक्स मार्क्स से काउंट निकालने हैं, लेकिन जब आप लिस्ट पे जाते हैं तो फिर एक प्रॉपर चीज़ आ जाती है जिसमें प्रोडक्ट, यूज़र, ऑर्डर्स, आप क्लासेस को यूज़ करते हैं जो कि अभी आपने नहीं पढ़ी। काउंट जब आपको निकालना होगा कि लिस्ट में कितने काउंट डेटा है और एरे में कितना डेटा है, तो एरे के लिए यूज़ करेंगे लेंथ और लिस्ट के लिए यूज़ करेंगे काउंट। ठीक है, अच्छा। फिर अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही आप बना सकते हैं जैसी हमने ये वाली एग्जांपल बनाई हुई है। आप सारा डेटा लें, आप यूज़र से, आप अभी इधर एरे में डेटा ले रहे थे, अब आप लिस्ट के अंदर डेटा लेना शुरू करें। जब आप लिस्ट में डेटा लेना शुरू करेंगे तो फिर आपको उससे पहले काउंट पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लिस्ट बनाएं और उसमें डेटा डालना शुरू करते जाएँ। अब एआई असिस्टेंट टिप्स के लिए कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं जिनको आप यूज़ करके अपने इस क्लास के लिए हेल्प गेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या कोई सा भी एआई टूल यूज़ करते हुए।
ये कुछ सिंपल से प्रॉम्प्ट्स हैं, आप इससे ज़्यादा अच्छी प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, बट बस ये कुछ बेसिक से लिख दिए जाते हैं ताकि आप इनको यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में क्या है, क्रिएट एन एरे ऑफ 5 स्टूडेंट मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया 5 स्टूडेंट मार्क्स का एरे बनाएं, प्रिंट करें उनके लूप्स को, फिर आप टोटल मार्क्स निकालें, एवरेज मार्क्स निकालें, क्रिएट ए स्ट्रिंग एरे ऑफ स्टूडेंट नेम्स की एक लिस्ट बनाएं, एरे बनाएं। और अब इसमें आगे जो आपके पास टास्क हैं क्या हैं, जैसे अभी हमने एवरेज निकालना सीखा है, आप मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स निकालना सीखें, ठीक है। फिर होमवर्क के तौर पे मिनी प्रोजेक्ट आपका ये वाला है, ये इसी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके अंदर सारी वैलिडेशंस लगाएंगे। वैलिडेशन ये होगी कि अगर यहाँ पे कोई बंदा, ठीक है, तो आप इन पे वैलिडेशन लगाएं कि अगर कोई जो है यूज़र 100 से ज़्यादा मार्क्स इनपुट कर रहा है तो उसको एरर मिले कि भाई 100 जो मार्क्स हैं वो सही नहीं है, आप 100 से कम दें। इसी तरह कोई नेगेटिव मार्क्स प्रिंट कर रहा है तो फिर आप उससे कहें कि भाई नेगेटिव मार्क्स अलाउ नहीं है, तो ये वैलिडेशन लगाएं इसके ऊपर आप, सही है। ये आपका एक टास्क हो जाएगा। फिर जो है इस तरीके से आप अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, सही है। तो क्लास की समरी हमारी क्या है कि एरे की क्यों ज़रूरत है ये हमने पढ़ लिया। जब हमें मल्टीपल डेटा सेम डेटा टाइप्स का रखना होगा तो उस वक्त हम एरे यूज़ करेंगे। और एरे डिक्लेरेशन एंड इंडेक्सिंग हमने देख ली है, ठीक है। एरे में वैल्यूज़ कैसे अपडेट होंगी वो भी हमने पढ़ा है। लेंथ और एरे का इस्तेमाल देखा है हमने। और फिर लूप्स का इस्तेमाल करते हुए एरे को प्रिंट करवाया है, जिसमें हमने फॉर और फॉर ईच लूप दोनों को चेक किया है, सही है। लूप्स भी हमने देख लिए हैं, फॉर और फॉर ईच लूप्स दोनों देखें हैं कि कैसे एरे के साथ चलेंगे। और टोटल अमाउंट्स और एवरेज निकालने के लिए फ़ंक्शन मैंने आपको बताया, आप फंक्शन बना के यूज़ करेंगे, ठीक है। कलेक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। कलेक्शन बिल्कुल सेम एरे की तरह काम करेगा, बस एरे में क्या होता है, फिक्स लेंथ होती है। कलेक्शन में आप अपने नंबर से अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे लेंथ इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ना बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं 10 साइज़ का एरे बना रहा हूँ या 5 साइज़ का एरे बना रहा हूँ या सो ऑन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे, क्लासेस बनाना सीखेंगे, क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे हमारे पास, आप ये देखें आपको 3 बनाने पड़ रहे हैं ना एरे अभी भी। देखिए प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी क्या है प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे 3 एरेज़ बनाने पड़ रहे हैं। एक एरे स्टूडेंट का, एक एरे स्टूडेंट के फ़ोन का, एक एरे स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स का, फिर एड्रेस के लिए, फिर ईमेल एड्रेस के लिए, फिर फ़ीस के लिए, फिर डिस्काउंट के लिए। तो इस तरीके से तो आप एरे 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 बनाते चले जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो हम इससे अवॉइड करेंगे, ठीक है। और इससे अवॉइड करके अब हम जब एक प्रॉपर क्लास बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर ये जो मल्टीपल एरे का कॉन्सेप्ट है हमारा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब गलत नहीं है ये है, बिल्कुल है, लेकिन और एडवांस तरीके से फिर हम अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेंगे जब हम अपने एरे और उसकी तरफ, सॉरी, क्लास और ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिर यहाँ पे क्लास ख़त्म हो जाती है, सही है। और ये मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ चलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।